स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए, हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फिजिक्स की, जिसमें हमने न्यूक्लियर के बारे में पढ़ा और नाभिक के जो प्रॉपर्टीज़ थी कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो देखिए, हमने नाभिक की कई प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिसमें अपनी जो लास्ट जो प्रॉपर्टी बची है इसकी वो है समभारिक पृथक्करण, जिसको बोलते हैं हम आइसोस्पिन। देखिए, समभारिक पृथक्करण होता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं, हमने स्पिन के बारे में पढ़ा था। स्पिन क्या था? एक क्वांटम संख्या थी और इसके द्वारा हम बता रहे थे कि स्पिन इसकी प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, कि किस तरह से अपन स्पिन का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से जो समभारिक पृथक्करण मतलब जो आइसोस्पिन है वो नाभिक की एक बहुत ही अच्छी वाली प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है, नाभिक के भी अंदर जो होने वाली अन्योन्य क्रियाएं होती है, जो इनके मध्य इंटरनल रिएक्शंस जो होती है उसके बारे में स्टडी की जाता है आइसोस्पिन के द्वारा। ठीक है, आइसोस्पिन जैसा कि अपन ने स्पिन पढ़ा था कि स्पिन क्या है, एक क्वांटम नंबर है और इसके बारे में स्पिन मोमेंटम भी पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह से तो आइसोस्पिन होती है वो भी एक क्या होती है, क्वांटम नंबर होती है। और जो आइसोस्पिन है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में, या नाभिकीय जो रिएक्शंस होती है, अन्योन्य क्रियाएं जो इनकी होती है उनके बारे में हमें बताती है। तो देखिए, हम देखते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर, जैसे अपना ये नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, अगर हम देखें, अगर इनकी स्पिन क्वांटम नंबर देखें, चक्रण क्वांटम संख्या का मान देखें, तो अगर चक्रण क्वांटम संख्या sp मतलब प्रोटॉन की चक्रण क्वांटम संख्या का मान देखें तो वो कितना होता है, प्लस के हाफ ही होता है। और यदि स्पिन नंबर ऑफ किसकी, न्यूट्रॉन की बात करें तो वो भी कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो गुण थे ना वो लगभग समान होते हैं। जैसे कि अगर हमने पहली बात किसकी बात करी, चक्रण क्वांटम संख्या की, तो देखो चक्रण क्वांटम संख्या न्यूट्रॉन की बात करें तो वो भी प्लस हाफ और प्रोटॉन की बात करें तो भी प्लस हाफ। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी देखी कि जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास और प्रोटॉन का मास, दोनों का मास लगभग समान होता है। जैसे कि न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर किसके है, मास ऑफ प्रोटॉन के। कैसे? देखो, न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 1.67493 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये किसका मास है, न्यूट्रॉन का मास होता है। प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67262 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर? ये तो किसका मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये किसका मास है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए 1.67 पॉइंटों में बहुत कम में अंतर है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तीसरी, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के, अगर हम किसी भी नाभिक से टक्कर करवाएं, ठीक है, अगर न्यूट्रॉन की किसी नाभिक से टक्कर कराएं या फिर प्रोटॉन की किसी नाभिक से टक्कर करवाएं, तो उनमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं, उन परिणाम का जो निष्कर्ष जो इनमें प्राप्त हुए वो दोनों के लगभग बराबर प्राप्त होते हैं। जैसा निष्कर्ष इससे जो परिणाम निकलेगा उससे ही जो प्रोटॉन पर जब टक्कर करवाएंगे किसी नाभिक की, वो भी बिल्कुल सेम परिमाण इसके समान ही देगा। तो मतलब अगर हम इसकी स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो वो भी सेम होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन की। अगर हम बात करें दोनों के मास की तो वो भी लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन की किसी नाभिक से टक्कर कराए तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो की वही परिणाम लगभग किसके टक्कर करवाने से प्राप्त होंगे, प्रोटॉन की किसी नाभिक से टक्कर कराने पर प्राप्त होते हैं। तीसरी, जो अगर हम बात करें बंधन ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अगर हम बात करें बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, किसी भी नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो इनको अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी।
अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो न्यूट्रॉन के अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी अपन को किसी भी प्रोटॉन को अलग करने के लिए उतनी ऊर्जा उसकी आवश्यकता होगी। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो वो भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए न्यूट्रॉन और नाभिक के अंदर स्थित जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी लगभग जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, लगभग बराबर होती है। तो इससे हाइजेनबर्ग जो थे, हाइजेनबर्ग ने एक निष्कर्ष निकाला कि ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो किसी एक ही कण की दो अवस्थाएं मानी जा सकती है। जैसे कण तो क्या मान लिया, एक न्यूक्लियॉन, कण तो मान लिया हमने एक न्यूक्लियॉन, और न्यूक्लियॉन की दो अवस्थाएं मान ली, एक तो हो गई इसकी प्रोटॉन और एक हो गई न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि ये जो न्यूक्लियॉन है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको एक ही कण की दो अवस्थाएं माना जा सकता है। न्यूक्लियॉन एक कण मान लिया जिसकी दो अवस्थाएं मानी, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अब ये जो इनकी दो अवस्थाएं प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, इनसे संबंधित एक इसकी इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और इस इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के इसके संगत ही इसकी एक क्वांटम नंबर होती है, उसी को नाम दिया जाता है आइसोस्पिन या संभारिक प्रचक्रण। ठीक है, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के संगत ही जो उसका जो क्वांटम नंबर का नाम दिया जाता है संभारिक प्रचक्रण। उस संभारिक प्रचक्रण या आइसोस्पिन को अपन डिनोट करते हैं आई से, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, और ये जो कैपिटल आई है इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ। क्लियर, स्पिन क्वांटम नंबर की तरह इसकी वैल्यू भी क्या होती है, हाफ होती है। लेकिन इसमें जो हाइजेनबर्ग ने बताया कि आइसोस्पिन जो होती है, इसके अगर हम जेड अक्ष पर इस पे बात करें तो आई जेड का मतलब इसकी जेड अक्ष पर इसका जो मान होता है, आई जेड का मान मतलब इसका जो संभारिक प्रचक्रण है उसका तृतीय घटक जिसको अपन बोल सकते हैं, इस आई जेड का मान अलग अलग होता है। प्रोटॉन के लिए तो होता है इसका मान प्लस हाफ, और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के लिए इसका मान होता है माइनस हाफ। ये तो किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, और माइनस हाफ किसके लिए होता है आई जेड का मान, न्यूट्रॉन के लिए। क्लियर, तो देखिए आइसोस्पिन या अपन बात करें संभारिक प्रचक्रण की तो क्या होता है, सबसे पहले हाइजेनबर्ग ने क्या बताया, हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके लगभग सभी गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी गुण लगभग समान होने की वजह से उन्होंने इसे एक ही कण की दो अवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत कर दिया कि ये जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो एक ही कण, जिसको अपन ने क्या बोला, न्यूक्लियॉन, उनकी दो अवस्थाएं मानी जा सकती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम इसके तृतीय जेड अक्ष पर इसकी बात करें, इसका मान अगर हमने जेड अक्ष पे निकाला तो जेड अक्ष पे जो इसका मान होगा वो आई जेड बराबर प्लस हाफ किसके लिए होगा, प्रोटॉन के लिए, और आई जेड बराबर माइनस के हाफ किसके लिए होगा, न्यूट्रॉन के लिए। क्लियर, आगे देखिए, ये तो हो गया अपने पास आई जेड का मान। आई जेड और यदि आवेश के मध्य अगर अपन और आवेश के मध्य जो संबंध होता है वो होता है, जैसे आवेश और आई जेड के मध्य, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू, तथा आई जेड के मध्य जो संबंध होता है, ये पूछ लिया जाता है अगर कंपटीशन एग्जाम्स में भी कोई क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके रूप में से पूछ लिया जाता है कि आवेश और आई जेड या मतलब संभारिक प्रचक्रण जिसको अपन बोलते हैं आइसोस्पिन के मध्य संबंध। तो देखिए क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है Q बराबर आई जेड प्लस हाफ, ये होता है आवेश और संभारिक प्रचक्रण के मध्य संबंध। देखिए कैसे, अगर हमें किसी भी न्यूट्रॉन का अगर इसमें आवेश निकालना है तो अपन जानते हैं न्यूट्रॉन के लिए आई जेड का मान क्या होता है, न्यूट्रॉन के लिए आई जेड बराबर क्या है, माइनस के हाफ। तो इससे देखिए आवेश का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपन माइनस हाफ रखेंगे तो माइनस प्लस के हाफ और माइनस के हाफ दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, मतलब Q का मान क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश क्या होता है, जीरो ही होता है।
अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के लिए अगर अपन आईजेड की बात करें तो संभारिक प्रचक्रण का मान यहाँ से क्या होता है प्रोटॉन के लिए प्लस के हाफ, यहाँ पे रखेंगे प्लस के हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1, ये आईजेड बराबर क्या होता है 1/2 और अगर आवेश का मान निकाले तो यहाँ से हो जाएगा 1, मतलब प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है +1 आवेश होता है प्लस ई आवेश होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आवेश भी हम किसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि न्यूक्लियोनों का आवेश भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइसोस्पिन के द्वारा। थैंक यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नाभिक के गुणों के बारे में, तो हमने नाभिक पढ़ लिया कि नाभिक की खोज कैसे हुई, नाभिक के गुण पढ़ लिए कि उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हम देखते हैं कि नाभिक कितने प्रकार के हैं या नाभिक का वर्गीकरण अगर हम करें तो देखिए किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, तो देखिए क्लासिफिकेशन करें तो इसका क्लासिफिकेशन हम दो बेस पर कर सकते हैं। एक तो हो सकता है उसके प्रोटॉन नंबर या मास नंबर के आधार पर, एक हो सकता है उसके स्थायित्व के आधार पर। तो देखिए प्रोटॉन नंबर या मास नंबर के आधार पर अगर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये जो नाभिक होते हैं वो 5 प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो नाभिक होता है इसको बोलते हैं हम समस्थानिक, ठीक है। ये जो नाभिक होते हैं इस श्रेणी में जितने भी नाभिक आएंगे उन सबकी प्रोटोनों का नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर जो होता है वो सेम होता है। तो वे नाभिक जिनके अंदर प्रोटोनों की संख्या समान होती है उनको बोलते हैं हम समस्थानिक या आइसोटॉप। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आइसोटॉप पी आ रहा है मतलब प्रोटोनों की संख्या इसमें क्या होगी सेम होगी, आइसोटॉप मतलब प्रोटोनों की संख्या समान होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 1H हाइड्रोजन के समस्थानिक सब जानते हैं क्या होते हैं 1H1 1H2 और 1H3। मैंने तुम्हें बताया था किसी भी परमाणु को जब लिखते हैं तो यहाँ पे तो क्या लिखते हैं उसका प्रोटॉन नंबर और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या। तो देखिए यहाँ पे सबकी प्रोटॉन का नंबर जो है वो बिल्कुल सेम है, 1 इस हाइड्रोजन का भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो ये जितने भी परमाणु है ये सब क्या कहलाएंगे हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक। इसी तरह बात करें 6C 12 6C 13 6C 14, ठीक है, ये भी क्या है एक तरह से समस्थानिक है। तो समस्थानिक सबको समझ में आया। समस्थानिक क्या होंगे जिनमें प्रोटॉन का नंबर क्या होगा समान होगा। समस्थानिक क्या होंगे जिनमें प्रोटॉन का नंबर समान होगा। सेकंड अपना आता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक देखिए क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक वे नाभिक होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है। जैसे देखिए याद कैसे रखोगे, सम न्यूट्रॉनिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉन। एन आ रहा है मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी इसके अंदर समान होगी। इसमें क्या आया था पी मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और सम आइसोटॉन में क्या होगी न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होगी। तो सम न्यूट्रॉनिक हिंदी के नाम से जाहिर हो रहा है सम न्यूट्रॉनिक मतलब समान न्यूट्रॉन वाले नाभिक। समस्थानिक मतलब इसमें समान प्रोटॉन होंगे। तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक की अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो देखिए जैसे हम बात करें 1H3 और 2He4, ठीक है। तो देखिए इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या में से अगर हम प्रोटॉनों की संख्या को घटा दें तो किसी भी नाभिक के अंदर उसकी न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाती है। तो देखिए 3 में से अगर अपन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या। न्यूट्रॉन्स कितने इसके अंदर 2 और इसके अंदर भी न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4 में से 2 हटाएंगे तो 2, ठीक है। तो वे नाभिक जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है उनको बोलते हैं अपन आइसोटॉन या सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है अपना समभारिक। समभारिक मतलब जिनके अंदर संभार भार मतलब क्या होता है एक तरह से द्रव्यमान। तो इस तरह से वे नाभिक जिनके अंदर उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है समान होती है उसको बोलते हैं हम समभारिक। इंग्लिश में बोले तो आइसोबार, ए आ रहा है मतलब एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो समभारिक मतलब आइसोबार कौन से नाभिक होंगे जिनके अंदर द्रव्यमान संख्या क्या होगी समान होगी। जैसे एग्जाम्पल
ये 1H2 और 2He2, या फिर एग्जाम्पल ले लो मॉलिब्डेनम और टेक्नीशियम का। मॉलिब्डेनम 104 और टेक्नीशियम 104। इनकी जो दोनों की जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों क्या है, सेम है। मतलब जिनकी द्रव्यमान संख्या अगर सेम होती है उनको बोलते हैं अपन समभारिक आइसोबार। नेक्स्ट देखिए आइसोमर, समावयवी। इसमें देखो क्या होता है, इनमें तो हमने देख लिया है, इसमें प्रोटॉन की संख्या समान है तो समस्थानिक, अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो वे सब क्या है, समन्यूट्रॉनिक। अगर द्रव्यमान संख्या समान है जिन नाभिकों की वो सब क्या है, समभारिक। समावयवी क्या होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में समावयवी होते हैं, एक तरह से क्या होता है, प्रतीप नाभिक। तो देखिए समावयवी वे नाभिक जिनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या तीनों ही तो बराबर हो, लेकिन उनके अगर हम रेडियो एक्टिव गुणों की बात करें तो अगर उनके रेडियो एक्टिव गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उनको अपन बोलते हैं समावयवी। ठीक है, तो वे नाभिक जिनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या और उसकी द्रव्यमान संख्या वो तो समान हो, अब अंतर किसके आधार पर करेंगे, उनके रेडियो एक्टिव गुणों के आधार पर। तो वे नाभिक जिनके प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर हो, लेकिन उनके जो रेडियो एक्टिव गुण हैं वो क्या है, अलग अलग है, वो क्या कहलाते हैं तुम्हारे, समावयवी। अब जैसे दो नाभिक लिए मैंने, कोबाल्ट 60 और एक ले लिया मैंने कोबाल्ट 60। अब इसका क्या बनाना है अपन को, समावयवी। तो समावयवी जो होते हैं उनको अपन इसके एम और लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, समावयवी हो गया। तो इन नाभिकों को बोला जाता है समावयवी जिनकी रेडियो एक्टिव गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। आगे देखिए दर्पण नाभिक। दर्पण नाभिक वे नाभिक जिनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर, और यदि एक जैसे अपन ने दो नाभिक लिए हैं, जैसे मैंने ले लिया 1H3 और 2He4, 1H2 ले लो। देखिए वन H3 और 2He3 लेते हैं। देखिए तो 1H3 और 2He3 की अगर बात करें तो देखिए दर्पण नाभिक में क्या है, इसके जो प्रोटॉन होंगे, इसके प्रोटॉन कितने हैं, 1। इसमें प्रोटॉन देखें तो कितने हैं, 1। प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 1। और न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो कितनी हो गई, 2, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1। इस नाभिक की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या तो है 2, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या 3 - 2 करेंगे तो 1। क्लियर। तो दर्पण नाभिक क्या है, वे नाभिक जिनमें एक नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, और प्रोटॉनों की दूसरे नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या पहले वाले नाभिक के न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, तो ये जो नाभिक कहलाते हैं वो आपस में क्या कहलाते हैं, मिरर न्यूक्लियाई या दर्पण नाभिक कहलाते हैं। क्लियर। मास नंबर के आधार पर। नेक्स्ट है स्थायित्व के आधार पर किस प्रकार से न्यूक्लियस को वर्गीकृत किया जाता है। तो दो प्रकार होते हैं, स्थायी नाभिक स्टेबल न्यूक्लियाई और अनस्टेबल न्यूक्लियाई। स्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं वे नाभिक जो कि अपने आप विघटित नहीं होते, जैसे कोई भी नाभिक है वो स्वयं विघटित नहीं होगा, उस पर कोई क्रिया करवाई जाएगी तभी वो क्या होगा, विघटित होगा, तो वे स्थायी नाभिक कहलाते हैं। दूसरा है अस्थायी नाभिक। अस्थायी नाभिक कौन से होंगे, जो स्वयं विघटित हो जाते हैं, उनके लिए कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अपने आप ही विघटित हो जाते हैं, इनको अपन बोलते हैं अस्थायी नाभिक। जैसे कि स्थायी नाभिक में देखें, जैसे 1H1 हो गया, 2He4, 3Li6, 6C12, ठीक है, और 7N14, ठीक है, ये सब क्या है, अपने स्थायी नाभिक है। ये सब क्या है, स्थायी नाभिक, ये अपने आप विघटित नहीं होते। और अस्थायी नाभिक की अगर हम बात करें तो अस्थायी नाभिक में देखिए, जैसे अपने पास आ गया 1H3, ये क्या है, इसका समस्थानिक है,
तो ये कभी भी अपने मूल जो 7 and 15 इस तरह से ये सब क्या है तुम्हारे अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। तो वर्गीकरण समझ में आया। नाभिक का वर्गीकरण दो प्रकार से हो सकता है, जेड या ए के आधार पर और दूसरा स्थायित्व के आधार पर। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू।